हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट लेक्चर था। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और बच्चा सेकंड लेक्चर में ना हम बेसिक डिटेल जानेंगे कि यार हर एक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करेंगे। यार ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो एक्चुअल में साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, ग्राफ कैसे बनेगा, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, सिमिलरली कॉस का, टेन का, कोसेक का। यानी कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना शुरू से लास्ट तक कंप्लीट लेक्चर। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। अच्छा, साइन थीटा का ग्राफ स्टार्ट करने से पहले ये अपने को पता है कि साइन थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफी लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं और ये क्लियर पता चलता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव। अब मैं साइन की बात करूं, अपने को पता है साइन फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में नेगेटिव। देन अच्छा, अगर ये क्वाड्रेंट हो रहा है इसका मतलब ये 0 डिग्री अपने पास है। दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड अगेन साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये पहुंच जाएगा 2 पाई पर। तो 0 से लेकर 2 पाई तक का कंप्लीट मैंने साइकिल फॉर्म करा। अच्छा, अभी ध्यान रखना साइन 0 क्लियर सबको पता है साइन 0 कितना होता है भाई। साइन 0 होता है अपने पास 1, तो साइन 0 होता है 0, तो यहां पर जो वैल्यू रहेगी साइन थीटा की, साइन x की, वो रहेगी 0। अच्छा, 90 पर यानी कि पाई बाई 2 पर 1। अच्छा, यहां भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, साइन वापस से 1 से लेकर 0 पे पहुंच जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर ये आप समझ लोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बहुत इजीली और करेक्टली फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन मैं बोल रहा हूं हर एक फंक्शन के लिए। तो मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, साइन 0 कितना होता है सबको पता है 0 है। साइन पाई बाई 2 सबको पता है 1 होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव था तो 0 से 1 पे गया, है ना। और ये भी अपने को पता है कि यार साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से बियॉन्ड जाती नहीं है, बिकॉज साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। ठीक है, तो वैल्यू हमेशा 1 या 1 से स्मॉलर जाएगी, उससे ग्रेटर कभी नहीं जा सकती। तो इसलिए वैल्यू अपने पास 0 से स्टार्ट हुई, 1 पर आ गई। अच्छा, फिर पॉजिटिव है तो 1 से फिर डिक्रीज होकर पहुंच गई 0 पर। अच्छा, नेगेटिव हुआ तो 0 से लेकर चला गया -1 पर, फिर नेगेटिव रहा तो -1 से लेकर चला गया 0 के ऊपर। ये पॉइंट चारों एकदम क्लियरली याद होने चाहिए अगर अपने को ग्राफ समझना है। ठीक है, तो 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ फॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज ये अपने पास ग्राफ बना, दिस पॉइंट इज 0, ये अपने पास हो गया पाई बाई 2, ये अपने पास पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, देन अपने पास 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा, कोई लोड नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब देखो ग्राफ कैसे जा रहा है। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं, लेट सपोज ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को 1 को, और ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को। ठीक है, अब ग्राफ 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 पर साइन कैसे मूव कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक मूव कर रहा है। यानी कि जब x एक्सिस, यानी कि जब एंगल 0 से पाई बाई 2 पर गया तो y इज इक्वल, ये ग्राफ में मान लेता हूं, ग्राफ अपने पास है y इज इक्वल टू साइन x। तो जब x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक गई तो y की वैल्यू कहां तक गई, 0 से लेकर 1 तक। मतलब ये अपने पास ग्राफ फॉर्म हुआ यहां तक। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखना, जब ग्राफ की वैल्यू, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई तक गई, पाई बाई 2 से पाई तक गई, तब ग्राफ की वैल्यू x y की वैल्यू, साइन x की वैल्यू 1 से 0 पे आया। फिर क्या हुआ, पाई से 3 पाई बाई 2 तक वैल्यू गया 0 से -1, फिर -1 से 0। और ये अपने को समझ आ गया कि ये जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है, ग्राफ फॉर्म हो रहा है साइन x का, जहां पे x 0 से लेकर 2 पाई तक गया। अच्छा, आगे प्रोसीड करना होगा तो सेम ग्राफ बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, और फिर ये चलता रहेगा क्योंकि साइकिल तो रिपीट होगी। तो इसका मतलब ये जो जिगजैग वाला साइन का ग्राफ चल रहा है, ये ग्राफ इसी फॉर्म में प्रोसीड होता रहेगा। अगर नेगेटिव साइड जानना चाहो तो नेगेटिव भी सेम जाएगा, यही वाला जो अपने पास जिगजैग ग्राफ बन रहा है यही कर्व बनता रहेगा। तो ये ग्राफ किसका फॉर्म हो रहा है, दिस रिप्रेजेंट साइन x। सिंपल, x की वैल्यू अपन ने लिया 0 से पाई बाई 2, साइन गया अपने पास, साइन x गया अपने पास 0 से 1, x लिया अपन ने पाई बाई 2 से पाई, साइन x गया अपने पास 1 से लेकर 0, देन 0 से -1, -1 से 0,
फिर 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल अपने पास क्या हुआ, यहां से एंगल बना 360, 360 के बाद फिर साइकिल घूमेगा, फिर साइकिल घूमेगा, तो अल्टीमेटली ग्राफ जो है वो पीरियोडिक चलेगा, मतलब रिपीट होता रहेगा, और यही ग्राफ हमेशा फॉर्म होगा। आई होप दिस ग्राफ इज वेरी क्लियर। ये पॉइंट क्लियर तो ग्राफ क्लियर। यहां से जो बात समझ आ रही है उसे अपन मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स अपने पास ग्राफ है तो क्या चाहिए, एक मेरे को चाहिए डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जो साइन एक्स की पॉसिबल है ना, साइन एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यूज, वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जो एक्स को अपन दे सकते हैं, मतलब एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है जो ये साइन एक्स यानी कि फंक्शन एक्सेप्ट करता है, वो सब अपने पास डोमेन आएगा। रिलेशन फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके, तो यहां पे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, जो जचे रख लो। अपने को पता है एक्स की कोई भी वैल्यू रखते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर -इनफाइनाइट तक, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक्स की किसी वैल्यू के लिए। एक्स की किसी वैल्यू के लिए साइन एक्स कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। इसका मतलब डोमेन क्या आएगा, डोमेन अपने पास आ जाएगा रियल वैल्यू, डोमेन इज रियल वैल्यू। ठीक है, अच्छा रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या बनेगा, रेंज अपने को पता है साइन एक्स की पॉसिबल वैल्यू। अब मैं देख रहा हूं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1, मिनिमम जा रही है -1, बीच में कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब कंटीन्यूअस ग्राफ है। अगर कंटीन्यूअस ग्राफ है इसका मतलब रेंज अपने पास आ रही है -1 से लेकर 1 तक, जिसमें -1 इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। अच्छा, अगर अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स, तो वो भी क्लियर अपने को समझ आ रहा है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, वो भी अपने पास कितनी आ रही है, वो अपने पास -1 आ रही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू से -1, मैक्सिमम 1, रेंज -1 से 1, डोमेन और रियल वैल्यूज। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साइन एक्स के बारे में वो अपन ने यहां पर समझ लिए। अच्छा, इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ लें, बच्चा नोट्स बनाते जाना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ लिखते जाना। तो ये 4 पॉइंट्स अपने को मिले। अच्छा सर, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन सा, समझना, इंक्रीजिंग साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीजिंग नेचर शो करता है, ध्यान से देखो। साइन यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 1 जा रहा है, मतलब ग्राफ जो हो रहा है वो अपने पास इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे बार बार मिट जा रहा है भाई, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ग्राफ बढ़ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट देखो, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फिर ग्राफ एक्स बढ़ रहा है और ग्राफ यानी कि एफ एक्स यानी कि साइन एक्स फिर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पे भी दिख रहा है 1 से लेकर -1 मतलब डिक्रीज, और यहां पे -1 से 0 इसका मतलब इंक्रीज। तो मेरे को समझ आ रहा है कि ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीजिंग नेचर शो करता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि फर्स्ट, अभी देख रहा है इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और डेफिनेटली फंसोगे अगर ध्यान नहीं दिया तो। यहां पे तो मैं अगेन कह रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। तो अपने को समझ आ रहा है ग्राफ जो है साइन एक्स का फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीजिंग नेचर शो करता है और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीजिंग नेचर शो करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना साइन के अपन ने लिखे, पहला डोमेन पता चला, रेंज पता चला, मैक्सिमम वैल्यू पता चली, मिनिमम वैल्यू पता चली। इसके साथ साथ अपने को पता चला किस क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीजिंग है, ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सारा कुछ अपने को इस सारी स्लाइड से, इस एक स्लाइड से समझ आया। अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज कैसे, अगेन ध्यान से समझना, ठीक है। चेंज कैसे, मैंने कहा अगर मैं साइन एक्स की जगह, है ना, मैं साइन एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, मैं रेड पेन से बना रहा हूं। अगर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ बनाना है ना, साइन स्क्वायर x का ग्राफ, तो कैसे बनेगा। अब समझना, पहली पॉइंट मेरा समझना, सब लोग, है ना, ये अलजेब्रा में सबको आता है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाया करे, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाया करे, तो x स्क्वायर, लिख भी देता हूं मैं इसे, नोट बनाकर यहां पे f दिख रहा है, अब तक पहुंच रहा है भाई, पहुंच रहा होगा, नहीं तो यहां लिखो, ओके।
इफ x इज लेस देन mod x, if x is less than mod x, then x square is less than x, then x square is less than x। अपने को पता है अगर x की वैल्यू 0 से 1 मैं बोलूं या फिर मैं बोलता हूं क्लियरली -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आती है, x स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो x से स्मॉलर वैल्यू होती है। 0 से 1 के लिए बोल दूं? नहीं, ठीक है, क्लियर। x स्क्वायर की वैल्यू, एक काम करते हैं इसको भी क्लियर, यहाँ कट लगाना पड़ेगा सर। हाँ, ध्यान से समझना, अगर x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है ना, x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है, उस केस में 1 से स्मॉलर भी कब, जब मैं 0 से 1 की बात कर रहा हूं अभी के लिए मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उस केस के अंदर x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा x से स्मॉलर आएगी। आप 0.5 का एग्जांपल लो, 0.5 स्क्वायर करोगे पॉइंट कितना आएगा, 25, विच इज स्मॉलर देन x। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, देन x स्क्वायर इज लेस देन x होगा। अच्छा, यहां पे वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, रेड पेन से ध्यान रखना। तो x स्क्वायर का ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब इससे नीचे की तरफ रहेगा ग्राफ, क्योंकि x स्क्वायर है, ये x था, तो x स्क्वायर की वैल्यू से स्मॉलर होगी, जाएगा 1 तक ही, फिर ये कम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगेन ये पूरा ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कर्व भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे बिलो रह रहा है। अच्छा, अगेन पॉजिटिव भी, अब नेगेटिव आ रहा है। जब साइन x नेगेटिव है तब भी तो साइन स्क्वायर x पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर x है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि वैल्यू या तो 0 रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं जाएगी। नेगेटिव कभी नहीं जाएगी, इसका मतलब ग्राफ जब नेगेटिव बन रहा है उस केस में है ना, साइन स्क्वायर x का ग्राफ पॉजिटिव ही बनेगा, है ना, इसका मिरर इमेज बनेगा, फिर ग्राफ पॉजिटिव ही बनेगा और फिर ग्राफ पॉजिटिव ही बनेगा। नेगेटिव साइड जाऊं तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो ये अपने को समझ आ रहा है कि जब मैं साइन स्क्वायर x के ग्राफ की बात कर रहा हूं तो ये जो ग्राफ बनेगा, एक तो यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ होके जाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर x साइन x से स्मॉलर है, ठीक है, और 1 पर यही पॉइंट पे आके मिल जाएगा। जब नेगेटिव की बात जाएगी, जब नेगेटिव की बात जाएगी तो भी साइन स्क्वायर x पॉजिटिव रहना है, तो फिर साइन स्क्वायर x ऊपर की तरफ बन जाएगा और यही ग्राफ ना चलता रहेगा। मतलब साइन स्क्वायर x के ग्राफ के बारे में भी मुझे क्या क्या पता चला, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x है, तो पहला पॉइंट क्या समझ आया, डोमेन। डोमेन क्या लिख सकते हो, अभी भी साइन स्क्वायर x के केस में भी x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, x की हर पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि रियल वैल्यू। अच्छा, रेंज की बात करें, अब रेंज यहां पे चेंज हो जाएगी, बिकॉज साइन x कैन बी नेगेटिव बट साइन स्क्वायर x कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब साइन स्क्वायर x विल बी ईदर 0 और पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी मैक्सिमम कहां तक, मैक्सिमम 1 तक। यानी कि साइन स्क्वायर x का जो रेंज बनेगा बेटा वो बनेगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। डोमेन समझ आया, रेंज समझ आया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम तो रेंज से समझ आ ही रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1, मिनिमम वैल्यू आ रही है अपने पास 0, मिनिमम वैल्यू आ रही है 0, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो वही चल रहा है, फर्स्ट में इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में इंक्रीजिंग, फोर्थ में डिक्रीजिंग, फिफ्थ में इंक्रीजिंग, मतलब यही अगेन, मतलब सिमिलरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपना ग्राफ चल जा रहा है साइन स्क्वायर x के केस के अंदर। आई होप साइन के बारे में सारा कुछ क्लियर है, अच्छे से पॉज करके समझ लेना। मैं साइड में हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पॉइंट जो स्लाइड में बताया इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के उससे क्वेश्चन देंगे। अगर पॉइंट क्लियर रहेगा, लॉजिक क्लियर रहेगा तो आंसर निकालोगे, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। तो एंड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी अपने पढ़ा साइन के बारे में सारा कुछ, नेक्स्ट अपने पास फंक्शन आता है कॉस। अब कॉस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि कॉस थीटा या कॉस एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, हमको अच्छे से पता है कि फर्स्ट में रहेगा, फोर्थ में रहेगा, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, क्लियर, ये पढ़ चुका है। अच्छा, अगेन मैं चारों पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं। ये अपने पास है 0, ये बन रहा है अपने पास π/2, यहां से पहुंचे पाई तक 3π/2 और अगेन 2π पे पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं cos 0। बेटा cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1 और cos π/2 होता है 0, ठीक है। यानी कि ग्राफ 1 से जब 0 से, जब x की वैल्यू 0 से π/2 पर गई, x की वैल्यू 0 से π/2 पर गई, तो cos x की वैल्यू 1 से 0 पे आई, ठीक। अच्छा, अगेन
अब यहां पे नेगेटिव, तो 0 से 1 तक 1 से 0 चला गया, अब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होते कहां चला जाएगा, 0 से लेकर -1 तक चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो 0 से लेकर -1। अच्छा यहां पे भी क्या रह रही है, नेगेटिव, नेगेटिव तो -1 से फिर 0 पे आ गया, है ना, -1 से फिर 0 पे आ गया, और जैसे 0 पे अब वापस से पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, मतलब फिर 0 से लेकर 1 तक जाएगा। ध्यान से समझ लेना, समझोगे तो क्लैरिटी आएगी। 1 से 0 पे, नेगेटिव होने से 0 से -1, फिर नेगेटिव है तो -1 से 0 और फिर 0 से लेकर 1, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos x होता है अपने पास पॉजिटिव। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे ना ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें, अगेन सेम वही पॉइंट अपने पास बन रहा है कि सर ये तो वैल्यू है 1, ये वैल्यू है अपने पास -1, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज -1। स्टार्ट करते हैं, ये अपने पास 0 डिग्री, π/2 डिग्री, थ्री पाई बाई 2, 2 पाई 5 π/2, और ये ना चलता जा रहा है ना, चलता जा रहा है। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, साइन 0 से स्टार्ट हो रहा है, cos 0 से, cos 0 हो रहा है 1 पे, और cos π/2 चल जा रहा है 0, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ ग्राफ और चला गया π/2 पर 0, फिर नेगेटिव गया 0 से -1, तो फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, ये बन गया कॉस का ग्राफ 0 से लेकर 2π तक। अगर नेक्स्ट साइकिल चलानी तो नेक्स्ट साइकिल भी यही चलेगा, ये चलेगा अपने पास अगेन सेम। ठीक है, यही तो जा रहा है, ये पूरी कंप्लीट एक साइकिल, फिर ये कंप्लीट एक साइकिल, फिर अगली कंप्लीट साइकिल में यही चलने वाला है। इसका मतलब cos x का ग्राफ भी अपने को समझ आ रहा है कि यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरा कर्व बना के चला गया। ठीक है, फिर अगेन स्टार्ट हुआ, फिर कर्व बना के चला गया। अगर नेगेटिव साइड लेके जाऊंगा तो नेगेटिव साइड भी यही ग्राफ बनेगा, इसी फॉर्म में चलता रहेगा, इसी फॉर्म में चलता रहेगा, इसी फॉर्म में चलता रहेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, एकदम क्लियर। cos x के बारे में बेसिक आइडिया हुआ। अगर cos x समझ आ रहा है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कहां पे 0 है, कहां पे 1 है, कहां पे -1 है, तो ग्राफ बनाने में कहीं चैलेंज आना ही नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो कॉस के बारे में जो जैसे क्वेश्चन पूछ लो हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अपने को दे रखा है y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x। अगर y cos x के इक्वल है, मतलब क्या क्या पॉइंट अपने को पता है। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यू, डोमेन वही है जो sin x का डोमेन था, दैट इज रियल वैल्यूज। अगर मैं बात करता हूं इसके रेंज की, अब बेटा रेंज अगेन cos x की पॉसिबल वैल्यूज, cos x की पॉसिबल वैल्यूज अगेन वही जो साइन की थी, और दिख भी रहा है ग्राफ में ना, मैक्सिमम जा रहा है 1, मिनिमम जा रहा है -1, सारी वैल्यूज इंक्लूड करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब रेंज अपने पास आ रही है बेटा -1 से लेकर 1, जिसमें -1 और 1 दोनों को इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, डोमेन आ गया, रेंज आ गया। अब नेक्स्ट में बात करता हूं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब मैक्सिमम दिख ही रहा है अपने को 1 आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम आ रहा है -1। कॉस के बारे में मेजर चीजें पता चल गई। अच्छा, ग्राफ इंक्रीजिंग कहां शो कर रहा है नेचर, ये भी समझना। इंक्रीजिंग नेचर कहां शो कर रहा है ग्राफ, ध्यान से देखो। ग्राफ शो कर रहा है बेटा, एक तो अपने पास 1 से गया 0 पे, मतलब यहां पे ग्राफ अपने को शो कर रहा है डिक्रीजिंग नेचर, 1 से 0, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। मैं यहां भी देखूं तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फिर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, 0 से -1 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अभी क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर -1 से 0 पे गया, मतलब ग्राफ ने इंक्रीज होना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर -1 से 0 इंक्रीज और 0 से 1 इंक्रीज। अब मुझे समझ आ गया कि ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। डिक्रीजिंग कहां पे, अच्छा डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इंक्रीजिंग इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग नेचर। तो अभी मेरे को समझ आ गया किस क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ डिक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ इंक्रीजिंग है, क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, सारा कुछ अपने को कॉस के बारे में समझ आया। ग्राफ कैसे फॉर्म हो रहा है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, ये भी अपने को समझ आया। ठीक है, अभी इंक्रीजिंग नेचर डिक्रीजिंग का एक बेसिक एग्जांपल समझा देता हूं कि एक्चुअल में कैसे हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रैंडम क्वेश्चन आ गया कि सर एक ना अच्छा कॉस पढ़े तो कॉस के बारे में पढ़ लेते हैं कि cos 20 और cos 29 में से दोनों डिग्री है, कौन सा बड़ा है ना, cos 29 बड़ा है, cos 29 डिग्री या cos 20 डिग्री बड़ा है।
अब मेरे को समझ नहीं आएगा, है ना, या तो मैं सबकी वैल्यू निकालूं, ना तो मुझे cos 20 की वैल्यू अभी याद है, ना cos 29 की याद है, ठीक है। अगर मैं इसका निकालना चाहूं, इनके मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख, मतलब दोनों में से ग्रेटर देखना चाहूं कि कौन सा ग्रेटर है, तो मेरे को दिख रहा है कि दोनों ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाकर फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं ध्यान से देखूंगा तो फंक्शन क्या कर रहा है, cos x में डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। डिक्रीजिंग नेचर शो करने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे sin x मतलब cos x, वैसे वैसे फंक्शन ना डिक्रीज होता जा रहा है। देखो अगर 20 यहां पर कहीं है तो 29 यहां पर कहीं होगा। अच्छा तो cos 20 ये है तो cos 29 ये होगा, मतलब कौन सा बड़ा है दोनों में से, cos 20 और cos 29? मुझे दिख रहा है भाई क्लियरली cos 20 इज ग्रेटर, तो आई कैन क्लियरली से दैट cos 20 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 29 डिग्री। ये फायदा होता है ये पता होने का कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। एक एग्जांपल और लेता हूं उसका, है ना। मैंने कहा सर ये cos 20 29 तो समझ आ गया, एक बार मुझे बताओ कि cos अगर मैं 193 डिग्री और एक में cos 215 डिग्री, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है कि सर दोनों में से ना ग्रेटर कौन सा है। इन दोनों को ये बता दो कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा, किस किस के अंदर से, 215 में से और 193 डिग्री में से, दोनों डिग्री के अंदर है, ध्यान रखना दोनों डिग्री के अंदर है। तो पहले तो मैं चेक करूंगा 193 और 215 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाया करें, दोनों ही, है ना, 105 भी, 115 भी, 215 भी और 193 भी दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से ग्रेटर है, 270 से स्मॉलर है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहे हैं। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट में नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। यहां पे देखो यही तो अपने पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि यार 193 ना यहां पर कहीं होगा, ठीक है, ये 193 है तो ये cos 193 है। अच्छा 215 आगे कहीं होगा, ये 215 है तो cos 215 ये होगा। अच्छा अभी मुझे दिख रहा है इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ऑफ कोर्स ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर मतलब 215 ग्रेटर है, तो आई कैन क्लियरली से कि सर cos 115 डिग्री जो होगा, सॉरी 215 डिग्री, cos 215 डिग्री इज ग्रेटर देन cos ऑफ 193 डिग्री। आई कैन क्लियरली से दिस, ठीक है। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में मैं साइन के लिए बोल सकता था, अभी मैं कॉस के लिए बोल सकता हूं। क्या मेरा पॉइंट समझ आया? किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर अगर मेरे को ये पता होना चाहिए कि यार किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, किस में डिक्रीजिंग कर रहा है, ये पता होने से वी कैन कंपेयर cos x, cos y, cos z जो भी अपने पास एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा यहां तो मैंने ना दोनों को सेम क्वाड्रेंट में बोल दिया था, यहां तो मैंने क्या बोला कि यार दोनों ना सेम क्वाड्रेंट के अंदर है। व्हाट इफ कि मैं बोलूं दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर, जैसे मैं कोई रैंडम को जो रैंडम वैल्यू लेता हूं, एक मैंने बोला कि सर एक मेरे पास ना cos 15 डिग्री है और एक cos मेरे पास 115 डिग्री है। अभी मुझे क्या पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा दोनों में से ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है? यहां तो मुझे ना दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर दोनों में से पॉजिटिव, दोनों में से देखना है कौन सा ग्रेटर है, तो मुझे पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। तो सेकंड में cos नेगेटिव होता है मतलब आई कैन क्लियरली से दिस इज ग्रेटर देन दिस, cos 115 इज ग्रेटर देन cos ऑफ 115 डिग्री। एकदम आसानी से और बहुत क्लियर आई कैन से दिस। क्या मेरा पॉइंट अगेन क्लियर है सबको? है, आई होप ये भी क्लियर है। अच्छा व्हाट इफ कि दोनों पॉजिटिव हो, है ना, तब कैसे कंपेयर करें, और पॉजिटिव भी हो और अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर भी हो। ये तो एक एग्जांपल मैंने बेसिक लिया जब दोनों अलग क्वाड्रेंट में थे लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आई कैन इजीली कंपेयर। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो और दोनों अलग क्वाड्रेंट के अंदर हो, एग्जांपल मैंने अगेन कोई रैंडम लिया जो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने लिया cos 40 डिग्री और cos ऑफ 340 डिग्री। सर अभी दोनों ना पॉजिटिव है बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब कैसे कंपेयर करें कि दोनों में से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है? सिंपल फंडा, या तो दोनों को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लूं या दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लूं। ज्यादा इजी क्या है कि मैं दोनों की वैल्यू को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेके आता हूं और फिर कंपेयर करूंगा। अब ये तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको छेड़ना मना है, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको अपनी जगह रहने दो। cos 340 की बात करते हैं। अच्छा भाई cos 340 कितना होता है? cos 340 को आई कैन राइट एज cos 360 माइनस 20 बिकॉज 360 माइनस 20 इज 340, तो cos 340 कैन बी रिटन एज cos 360 माइनस
20। अच्छा, cos 2 पाई माइनस थीटा, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं 362 पाई, तो cos 2 पाई माइनस थीटा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट क्लास दैट दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव cos थीटा दैट इज cos 20। नाउ व्हाट वी हैव टू कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। अभी मेरे को पता है दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos डिक्रीजिंग नेचर शो करता है, डिक्रीजिंग नेचर शो करता है मतलब एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब cos 20 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 40 डिग्री। ठीक है, अब ये सिर्फ cos में नहीं, अब साइन में भी लगा सकते हो जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, tan में भी लगा सकते हो जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहां से लास्ट स्लाइड में हमने cos के बारे में सारा कुछ देखा कि cos की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, क्या क्या हो सकता है। अगर cos स्क्वायर की बात करूं तो भी समझ आ रहा है कि यार ग्राफ ना बनेगा कैसे। cos स्क्वायर के लिए ग्राफ बस ऐसा बन जाएगा जैसा साइन के अंदर बना था, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइड ही जाएगा, नेगेटिव जाएगा नहीं, नेगेटिव जाएगा नहीं। इसका मतलब मेरे को क्या समझ आ रहा है कि अगर अपने पास फंक्शन, अगर फंक्शन अपने पास y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x है, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन अगेन जो चाहे पॉसिबल वैल्यू रख लो, मतलब r। अच्छा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का मतलब x की पॉसिबल cos स्क्वायर x की पॉसिबल वैल्यू। अब मुझे पता है ये नेगेटिव नहीं जाएगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो 0 से लेकर 1 तक जाएगा। इसका मतलब आई कैन से कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और आई कैन अगेन से कि मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये अपने को सारा कुछ cos स्क्वायर x के बारे में भी पता चला। अगर मेरे पास फंक्शन है cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो cos के बारे में पता चला, cos स्क्वायर के बारे में पता चला, साइन और साइन स्क्वायर के बारे में पता चला। जब इतना कुछ पता चल गया है तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा tan फंक्शन की, यानी कि y इज इक्वल टू tan x। अब tan x के बारे में अगेन जानना है तो सबसे पहले क्या बेसिक चीजें जो जानना जरूरी है, अगेन ये अपने पास है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और फिर घूम के पहुंच गया मैं 2 पाई पर। 10 कहां पॉजिटिव है सर, फर्स्ट में पॉजिटिव कर दो, सेकंड थर्ड में पॉजिटिव कर दो, सेकंड और फोर्थ के अंदर नेगेटिव शो करता है ग्राफ का नेचर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझना कैसे करें इसको, बिल्कुल ध्यान समझना। tan 0 कितना होता है, देखो ये अपने को पता होना चाहिए है ना, इसके बिना तो काम चल नहीं पाएगा। और इसको बता के अपन ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगाएंगे कि 0 कितना होता है, 30 कितना होता है, 60 कितना होता है, 90 कितना होता है। ये सब आपको आता है, नहीं आता है तो भाई पढ़ लो है ना, याद कर लो, कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी। जितना खाना जरूरी, पीना जरूरी, उतनी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ब्रेन में लिखी होनी जरूरी। ठीक है, हर बार नहीं 10th क्लास की तो पीछा पेज पलटोगे, वहां पर टेबल बनाओगे, फिर कॉपी करोगे। आपने 130 भी आना चाहिए, 0 भी आना चाहिए, 60 भी आना चाहिए, 45 भी आना चाहिए, 90 भी आना चाहिए, 120, 135, 150, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए टिप्स पर। आधी रात में कोई बंदा उठा के लात मार के उठा के बेटा ये भाई साइन 150 की वैल्यू बता, फट से निकलनी चाहिए वैल्यू। समझ आ रहा मेरा पॉइंट, ये चीजें मैंडेटरी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं, अपने पास 10 था, tan 0 अपने को पता है कितना होता है 0। अच्छा, tan पाई बाई 2 मतलब 90 पर कहां पहुंच जाता है। अब अपने को पता है tan का नेचर कैसा है कि पाई बाई 2 होने पर tan चला जाता है अपने पास नॉट डिफाइंड पर, मतलब इनफाइनाइट पर। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। अब जब ये इनफाइनाइट पे था, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते नेगेटिव चला गया, तो इनफाइनाइट से नेगेटिव पे कैसे आएगा, सीधे स्विच होगा और ग्राफ यहां पे हो जाएगा ब्रेक। यहां पे ग्राफ हो जाएगा ब्रेक और ग्राफ ब्रेक होके पहुंच जाएगा इनफाइनाइट से सीधे माइनस इनफाइनाइट पे। ये ध्यान रखने का पॉइंट है, की नोट बना के लिख लेना। ग्राफ पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होने के लिए क्या होता है, जैसे सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मूव करता है तो ग्राफ ब्रेक हो जाता है और पाई से चल जाता है माइनस इनफाइनाइट। अब नेगेटिव नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट से पहुंचा 0 पे। अब पॉजिटिव हो गया तो 0 से लेकर इनफाइनाइट पे पहुंचा, फिर उसे नेगेटिव होना है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव पे कैसे जाए, जब इनफाइनाइट तक पहुंच चुका है तो ग्राफ ब्रेक हो गया, फिर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक का बनेगा, और फिर वही 0 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, 0, 0 से इनफाइनाइट। ये प्रोसेस अगेन, क्योंकि साइकिल तो रिपीट होगी, पीरियोडिक है, तो साइकिल फिर ये चलने लग जाएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, 0 से पाई बाई 2, 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई बाई 2 गया, 0 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट। सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ ब्रेक हुआ, ब्रेक होते इनफाइनाइट से कहां चला गया, माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट से गया 0 पे।
फिर 0 से लेकर इनफाइनाइट, फिर ब्रेक हुआ माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, फिर माइनस इनफाइनाइट 0, और यही जो ग्राफ है ये 10 का चलता रहेगा अनंत काल तक, है ना, क्योंकि ये तो रिपीट होता रहेगा। जितनी वैल्यूज x की लेके जाओगे उस केस में अपने पास 10x की वैल्यू फिर रिपीट होती जाएगी। अगर नेगेटिव साइड जाना चाहो तो यहां से फिर अपने पास वैल्यू चाहिए ऐसे, फिर ये अपने पास फिर ये ग्राफ बनेगा ऐसे, और अगेन ये ग्राफ चलता जाएगा। तो ये सिंपल सा ये डांसिंग पोजीशन जो अपने पास आ रही है, बस इसका ध्यान रखना है, और यही अपने पास बनता है 10x का ग्राफ। और ग्राफ कहां कहां पे ब्रेक हुआ, ग्राफ ब्रेक हुआ अपने पास π/2 पर, फिर 3π/2 पर, फिर 5π/2 पर। तो ये ग्राफ कहां कहां ब्रेक हो रहा है ये अपने को समझ आना चाहिए। ग्राफ हमेशा एक तो यहां पे ब्रेक होता है, और एक ग्राफ अपने पास यहां पे ब्रेक होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, और ये ऑड जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स है वहां पर अपना ग्राफ ब्रेक हो जाता है, और ये अपने को अब समझ आ गया। ठीक है, अब ये सारा कुछ समझ आ गया तो अगेन फाइंड कर सकते हैं सारा कुछ। फंक्शन मेरे पास है y इज इक्वल टू 10x, है ना, 10x है, और अपने को क्या करना है, इसकी सारी कुंडली अपने को जाननी है, मतलब इसकी सारा अच्छा बुरा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डोमेन का, आप ध्यान से समझना, एक मिस्टेक मत करना। अभी तक sin x cos x के डोमेन की बात की तो अपने बोला था रियल वैल्यू, बिकॉज x कैन एक्सेप्ट एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x अभी तक, है ना, साइन और कॉस के केस में। 10 में पंगा फंस गया। क्या पंगा फंसा कि यहां पे अपने पास हो जाता है नॉट डिफाइंड। अपने को पता है 0 10x क्या होता है, tan थीटा इज cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, cos थीटा 90 पर हो जाता है 0, तो tan 90 इज sin 90 बाय cos 90। यही तो होता है भाई, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 बाय cos 90। अच्छा, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, अपॉन 0 आते नॉट डिफाइंड बन गया। इस वजह से tan 90 जो होता है बेटा वो होता है अपने पास नॉट डिफाइंड। अगर tan 90 नॉट डिफाइंड है तो यानी कि अपने को पता चल रहा है कि जहां पे नॉट डिफाइंड है, डोमेन फाइंड करना मतलब x की वो वाली सारी वैल्यूज हटा दो जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड बने। तो जहां नॉट डिफाइंड बन रहा है हटा दो। अब कहां नॉट डिफाइंड हो रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, मतलब π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे। ऑड मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 2n+1, 2n+1 π/2। ये अपने पास आ रहा है डोमेन, ध्यान से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। रियल में से वो सारी वैल्यूज हटा दिया मैंने जहां पे 10x नॉट डिफाइंड बनता है। 10x नॉट डिफाइंड कहां बनता है, सारे π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। ऑड मल्टीपल को कैसे रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया 2n+1 π/2 से। क्लियर, एकदम एकदम क्लियर, बढ़िया। तो अपने पास आ गया डोमेन। अच्छा, अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज तो मुझे दिख ही रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। कहां से जा रहा है, इन माइनस इनफाइनाइट से। इसका मतलब रेंज अपने पास आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर क्लियर समझ आ रहा है। अब मैं बात करता हूं कि ग्राफ ना इंक्रीजिंग नेचर कहां कहां शो कर रहा है। ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीजिंग, सेकंड में इंक्रीजिंग, थर्ड में इंक्रीजिंग, फोर्थ में इंक्रीजिंग, यानी कि मुझे समझ आ रहा है कि 10x हर क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीज होता है। ध्यान से देखो, 0 से इनफाइनाइट बढ़ रहा है, माइनस इनफाइनाइट 0 अभी भी बढ़ रहा है, 0 से इनफाइनाइट अभी भी बढ़ रहा है, और माइनस इनफाइनाइट 0 अभी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब 10x इंक्रीजिंग होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और डिक्रीजिंग नेचर शो करता है 10 कभी भी नहीं, डिक्रीजिंग होता ही नहीं है। हर क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ जो है 10 का वो इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। ये अपने को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे 10x बढ़ेगा उस क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, ऑल दो क्वाड्रेंट चेंज होने पे तो वैल्यू बदल जा रही है, यहां से इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट चला गया तो वैल्यू चेंज होगी। तो एक ही क्वाड्रेंट में अपन कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करना है तो सारी वैल्यू सिंगल क्वाड्रेंट में होनी जरूरी है। I hope this is very much clear to everyone of you. ठीक है, अच्छा, इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यानी कि मैं 10x की जगह 10 स्क्वायर x की बात करूंगा तो क्या चेंज आएगा, समझना। स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव में चली जाएगी। इसका मतलब अपने पास अगर ग्राफ है y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x, क्या क्या चीजें पता है अपने को, फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले डोमेन की बात करता हूं।
तो डोमेन क्या, x की पॉसिबल वैल्यूज, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, अगेन रियल, लेकिन रियल में से वो सारी वैल्यूज हटा दे जहां पे ग्राफ नॉट डिफाइंड पे जाता है। नॉट डिफाइंड पे कहां जाता है, अब समझना, नॉट डिफाइंड पे जाता है यहां पे, ठीक है, फिर यहां पे यानी कि सेम वैल्यूज जहां पर 10 नॉट डिफाइंड पे था वहीं पे 10 स्क्वायर नॉट डिफाइंड जाएगा, यानी कि r माइनस अगेन सेम 2n+1 पाई बाय 2, ये अपने पास आ गया रेंज। क्लियर। अच्छा डोमेन सॉरी रेंज की बात करेंगे तो रेंज यहां पे अब क्या हो जाएगा, 10x की रेंज थी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो 10 स्क्वायर x की रेंज हो जाएगी बेटा 0 से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि अभी ना सिर्फ एक चीज हटेगी, कौन सी चीज, नेगेटिव वाली वैल्यूज, 0 रहेगा, इनफाइनाइट ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू अपने को समझ आ रहा है, मैक्सिमम कहां जाएगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट, मिनिमम कहां जाएगा, मिनिमम 0। क्लियर। तो ये अपने पास 10 स्क्वायर x के बारे में बेसिक डिटेल हो गई कि यार 10 स्क्वायर में और 10 में क्या फर्क आ रहा है, नेगेटिव जाता नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है। देन ओके बेटा, अब इतना करने के बाद अब नेक्स्ट अपन ग्राफ पे मूव करते हैं। बच्चा अब 10 के बाद ना कॉर्ड पे मूव करते हैं और ध्यान से अगेन प्रोसेस वही है। सबसे पहले क्या बोला यार, ये एंगल है 0, ये यहां पर पहुंच जाएंगे पाई बाय 2 तक, यहां पहुंच जाएंगे अपन पाई तक, देन पहुंचे अपन 3 पाई अपॉन 2 एंड लास्ट में घूम के वापस से पहुंच गए 2 पाई तक, ठीक है। अच्छा कौन कौन से क्वाड्रेंट में कॉर्ड पॉजिटिव होता है, कॉर्ड होता है फर्स्ट में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, सेकेंड और फोर्थ नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अगेन कॉर्ड 0, बेटा कॉर्ड 0 कितना होता है, कॉट 0 होता है नॉट डिफाइंड, मतलब स्टार्ट ही नॉट डिफाइंड से होता है, ठीक है। अच्छा 90 पे कहां पहुंच जाता है, यानी कि कॉट पाई बाय 2, बेटा कॉट पाई बाय 2 अपने पास होता है 0। ये पॉइंट क्लियर, इतना तो टेबल 10th क्लास तक सीख किया है, तो अपने को पता चला कि कॉट 0 इनफाइनाइट, कॉट पाई बाय 2 0। देन अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव हुआ इसका मतलब 0 से लेकर जाएगा माइनस इनफिनिट, ब्रेक होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहां पे पॉजिटिव था, डिक्रीज होते होते 0 पहुंचा, 0 से नेगेटिव जाना था तो 0 से माइनस इनफिनिट पहुंच गया। अच्छा अगेन पॉजिटिव, अब यहां पे ग्राफ हो जाएगा ब्रेक, क्यों, क्योंकि यहां तक यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के लास्ट तक था माइनस इनफिनिट और थर्ड क्वाड्रेंट के इनिशियल में चला गया पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव जाने के लिए पहुंच जाएगा फर्स्ट इनफिनिट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। अच्छा पॉजिटिव इनफाइनाइट से पहुंचा 0 और फिर 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये तो मेरे को समझ आ रहा है कि यहां पर ग्राफ ना ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ग्राफ कहां ब्रेक हो रहा है, यहां पे, और कहां ब्रेक हो रहा है, ग्राफ यहां भी तो ब्रेक हो रहा है, बिकॉज यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से गया माइनस इनफाइनाइट, फर्स्ट में जाते फिर पॉजिटिव होना, तो माइनस इनफाइनाइट पे ब्रेक हुआ और पहुंच गया पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो 10 कहां पे ब्रेक होता है अपने को समझ आ गया, कॉट कहां पे ब्रेक हो रहा है ये भी अपने को समझ आ रहा है, बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बनाते हैं ग्राफ। अच्छा बेटा ग्राफ अपने पास बना तो 0 से लेकर पाई बाय 2, इनफाइनाइट से 0, 0 अपने पास ये रहा, पाई बाय 2 ये रहा अपने पास, तो 0 से पाई बाय 2, इनफाइनाइट से 0 मतलब ये इनफाइनाइट से शुरू होगा 0 पे आ जाएगा, इनफाइनाइट से शुरू हुआ और 0 पे आ गया। अब क्या हुआ, 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट, तो 0 से गया और माइनस इनफाइनाइट पे चला गया। अगेन ग्राफ यहां पे ब्रेक हुआ, पाई पर ग्राफ ब्रेक हुआ, ये था पाई बाय 2, ये पॉइंट है पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई, आगे चलेगा 5 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2 चलता रहेगा, कोई लोड नहीं है। अच्छा ये पहुंच गया, यहां पे ग्राफ ब्रेक हुआ, माइनस इनफाइनाइट से चला गया इनफाइनाइट पे और फिर इनफाइनाइट से 0 और 0 से माइनस इनफाइनाइट, फिर वहां से ब्रेक हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 0 और 0 से माइनस इनफाइनाइट, एंड ये प्रोसेस चलती रहेगी। अच्छा अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में यानी नेगेटिव साइड बात करूं तो भी यही चलेगा, यहां से ये ग्राफ सेम सॉरी बेटा, ये ग्राफ अगेन सेम प्रोसेस से चलता रहेगा, एकदम क्लियर। तो ग्राफ कैसे फॉर्म हो रहा है ये अपने को समझ आ चुका है। अब थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास y इज इक्वल टू कॉट x ग्राफ है, फंक्शन है, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू कॉट x, तो क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए सर डोमेन की वैल्यू बताओ। डोमेन क्या, जो वैल्यूज x एक्सेप्ट करता है, x कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, कोई भी वैल्यू डालो लेकिन उनको छोड़ देना जहां पे अपना फंक्शन, फंक्शन कौन सा है कॉट x, वो क्या बन जा रहा है, नॉट डिफाइंड बन जा रहा है। नॉट डिफाइंड कहां बन रहा है, एक बन रहा है पाई पे, एक बन रहा है 0 पे, फिर बन रहा है 0 पे बना पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानी कि क्लियर मुझे पता चल रहा है कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स है, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, इवन नेगेटिव डायरेक्शन के हो, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, हर जगह कॉट एक्स क्या बन जा रहा है अपने पास
नॉट डिफाइंड। क्या बन जा रहा है? नॉट डिफाइंड बन जा रहा है। इसका मतलब डोमेन इज इक्वल टू रियल माइनस एन पाई, बस इतना सा। रियल माइनस रियल नंबर्स माइनस एन पाई, कोई भी वैल्यू हो सकती है एन पाई के मल्टीपल्स को छोड़ के, यानी कि पाई के मल्टीपल्स, पाई के अपने पास इंटीग्रल मल्टीपल्स को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रेंज की बात कर लेते हैं हम। रेंज तो क्लियर दिख रही है सर। रेंज तो कहां जा रही है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हर जगह जा रही है, यानी कि या तो मैं बोल दूं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट या सीधे बोल दूं रियल नंबर्स। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो भी समझ आ रही है। मैक्सिमम जा रही है सर इनफाइनाइट तक और मिनिमम अपने पास आ रही है माइनस इनफाइनाइट तक। यहां भी कोई चैलेंज नहीं। अब बात करते हैं ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर कब शो कर रहा है और किस क्वाड्रेंट में ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। अच्छा भाई, इंक्रीजिंग देखो कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है ग्राफ? किसी भी क्वाड्रेंट में ग्राफ इंक्रीज नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट से जीरो डिक्रीज हुआ है ना, बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से जीरो पे आया, फिर जीरो से माइनस इनफाइनाइट, फिर माइनस इनफाइनाइट से जीरो, फिर जीरो से इनफाइनाइट। और ग्राफ भी तो दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ग्राफ कैसा जा रहा है? जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफ डिक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे ग्राफ डिक्रीज होता जा रहा है, फिर ग्राफ वापस से डिक्रीज होता जा रहा है, फिर ग्राफ वापस से डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब कोई भी क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, इंक्रीज किस क्वाड्रेंट में हो रहा है? किसी में नहीं हो रहा। अच्छा, मैं डिक्रीज की बात करूं तो डिक्रीज कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। यानी कि आई कैन क्लियरली से इन ऑल क्वाड्रेंट cot x डिक्रीजिंग, इन ऑल क्वाड्रेंट sin x इंक्रीजिंग। sin x हर क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा था। कोई भी क्वाड्रेंट लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि उस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में अगर मैं एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो 10x की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, cot x जस्ट उल्टा क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है हर क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब किसी भी स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में x की वैल्यू यानी कि एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो cot x की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, जैसा कि मेरे को ग्राफ पे, जैसा कि मेरे को कार्टेशियन प्लेन पे दिख रहा है क्लियर। अगेन आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, सारा कुछ मेरे को समझ आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कॉट स्क्वायर की बात कर दूं, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x, ये मेरे पास फंक्शन है ना। अगर ये फंक्शन है, यहां से वैल्यू किसकी फाइंड कर डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन अगेन x की पॉसिबल वैल्यूज, कोई भी वैल्यू पुट कर दो एक्सेप्ट वो सारी वैल्यूज जहां से मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड बनता है, और वो बनता है अपने पास सारे पाई के मल्टीपल्स पे, यानी कि n पाई पे। तो n पाई को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं रियल नंबर में से। अच्छा, अगर रेंज निकालनी है तो रेंज क्या बनेगी? रेंज क्या बनेगी? आप ध्यान रखना, अगर cot स्क्वायर x की बात है, मतलब अब जो ये समझ आ चुका है ना, ट्रेंड समझ आ गया। साइन स्क्वायर में देखा, cos स्क्वायर में देखा, cot tan स्क्वायर में देखा, cot स्क्वायर में भी वही कर दो। क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी खत्म और रह जाएगी सीधे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट, नेगेटिव खत्म। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है और पॉजिटिव में हर वैल्यू पॉसिबल है। ग्राफ मैंने देखा था सीधा ऐसे बढ़ता जा रहा था, और cosec स्क्वायर का भी वैसे ही बढ़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे cosec स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वी कैन डू, cos से रिलेटेड आएगा, वी कैन डू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वी कैन फाइंड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, देख अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा सेक थीटा। अगेन अब मैं बता देता हूं थोड़ा सा ना, सेक थीटा को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बिकॉज यहां पे डोमेन और रेंज में थोड़ा सा फर्क आता है। ठीक है, डोमेन और रेंज में कुछ एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो अपने को ध्यान रखनी होती है। अगर दिमाग से स्लिप होगी तो गड़बड़ होगा। ठीक है, जनरली होता है कि जब समझा रहे हैं टीचर तो बच्चों को समझ भी आ जाता है, नोट भी दिमाग में रहता है, लेकिन जब बहुत टाइम बाद जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं। तो इसे एक तो स्टार बना के पॉइंट लिख लेना इसका, डोमेन और रेंज, और अच्छे से ध्यान लगा के समझ लेना, दिमाग में एकदम फिट कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा सेक थीटा। सबसे पहले मेरे को बताइए अगेन 0, दिस इज पाई अपॉन 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड अगेन पहुंच गए अपन 2 पाई पर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं सेक 0 की बात करूं, सेक 0 होता है बेटा 1, सेक 0 1। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी मार्क कर लिया। अब सेक 0 1 है,
sec पाई बाई 2 कितना होता है, टेबल से अपने को समझ आता है sec पाई बाई 2 बेसिकली cos पाई बाई 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos पाई बाई 2, और 1 अपॉन cos पाई बाई 2 इज 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। ये पहुंच गया अपने पास इनफाइनाइट तक, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट पहुंचा, अपन ने लिख दिया। अच्छा माइनस हो गया तो ग्राफ यहां पे ब्रेक हुआ और पहुंच गया माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट से नेगेटिव ही है, पहुंचा -1 तक। ध्यान रखना 0 तक नहीं पहुंचता, -1 पे आके रुक जाता है, तो ये पहुंचा अपने पास -1 तक। अच्छा अगेन नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो 0 पहुंचा ही नहीं, सीधे -1 से फिर से वापस से कहां चला गया, वापस से माइनस इनफाइनाइट तक गया। अब पॉजिटिव आना है तो ग्राफ यहां पे ब्रेक हुआ और पहुंच गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से अगेन पहुंचा ये 1 तक। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन पे अपन ने प्लॉट कर दिया। अब इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने से पहले ना यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट अपने को 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट अपने को -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन। अच्छा अब इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना एकदम। cos sec 0 कितना हो रहा है 1, मतलब 0 के केस में रह रहा है 1, और 1 से पहुंच जा रहा है इनफाइनाइट पे, मतलब 1 से पहुंच गया इनफाइनाइट पे। ठीक, अब इनफाइनाइट से ब्रेक हुआ माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट से पहुंचा ये पाई पर -1, और -1 से फिर स्विच कर गया नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस इनफाइनाइट। अच्छा माइनस इनफाइनाइट पे फिर ब्रेक हुआ और पहुंच गया इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट से गया ये फिर 1 तक। इसका मतलब कि मुझे ग्राफ समझ आ रहा है कि ग्राफ ना ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है, और इस ग्राफ में क्लियर अगर मैं देखूं तो ग्राफ में ग्राफ की वैल्यू fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या रह रही है, या तो 1 और 1 से बड़ी इनफाइनाइट तक जा रही है, या -1 और -1 से छोटी माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। मतलब आई कैन क्लियरली सी दिस कि यहां पे जो वैल्यूज है, यहां पे कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, मतलब कि sec x की वैल्यू 1 से लेकर -1 के बीच में कभी नहीं लाया करेगी। पॉजिटिव है तो 1 और 1 से ही पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगी, अगर नेगेटिव है तो -1 और माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। यही पॉइंट है जो दिमाग में सेट करना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज मैंने बोला, मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू sec x, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं डोमेन की। डोमेन क्या है, कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट उन वैल्यूज के लिए जहां पे sec x अपने को नॉट डिफाइंड वैल्यूज दे रहा है। नॉट डिफाइंड कहां पे दे रहा है, नॉट डिफाइंड दे रहा है पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पे, फिर देगा 5 पाई बाई 2 पे, 7 पाई बाई 2, यानी कि वी कैन क्लियरली से कि r माइनस ऑड मल्टीपल्स दैट इज 2n+1 ऑफ पाई बाई 2। रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दो पाई बाई 2 के, जो बचे हुए वैल्यूज है वो सारी x की वैल्यूज है जिसे sec x एक्सेप्ट करता है, मतलब डोमेन ऑफ sec x में आएगा। ओके बढ़िया। अगर रेंज की बात करते हैं, रेंज इसका मतलब इसकी वैल्यू अपने को चाहिए जहां से जहां तक वैल्यू आ सकती है। अब रेंज में मुझे दिख रहा है, या तो मैं बोल सकता हूं माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1, जहां पे -1 इंक्लूडेड है बिकॉज -1 पॉसिबल वैल्यू आ रही है, और यूनियन पॉजिटिव में जाएगा बेटा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी कि मुझे समझ आ रहा है कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं है। नेगेटिव में तो -1 से माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव में तो 1 से लेकर इनफाइनाइट। ध्यान से नोट कर लेना। और इसे आई कैन ये भी ऐसे मैं बोल सकता हूं कि इसको रियल वैल्यू बोल दूं, और रियल में से जो वैल्यू नहीं चाहिए उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या नहीं चाहिए, इसके बीच की वैल्यू नहीं चाहिए। कौन किसके बीच की वैल्यू, -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू नहीं चाहिए। तो एक काम करो, रियल में से -1 से 1 के बीच की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग रेंज। बढ़िया, तो रेंज अपने को समझ आ गया। नेक्स्ट में बात करता हूं इंक्रीजिंग फंक्शन किसमें और डिक्रीजिंग नेचर कहां शो कर रहा है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं तो इंक्रीजिंग नेचर कहां शो हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हो गया। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ अपने को इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है फर्स्ट और सेकंड में। अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूंगा तो डिक्रीजिंग शो कर रहा है नेचर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां से अपने को समझ आ गया कि रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, वो तो समझ दिख ही रहा है। मैक्सिमम इनफाइनाइट जाएगी, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट जाएगी, और साथ में डोमेन रेंज अपने को समझ आ गया। इंक्रीजिंग नेचर कहां शो कर रहा है, डिक्रीजिंग नेचर कहां शो कर रहा है। ये सबकी क्लैरिटी ग्राफ को देख के, कार्टेशियन प्लेन को देखकर और इस वैल्यू को देख के अपने को समझ आ गया। बढ़िया। अब sec x से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस इजीली वी कैन डू। अच्छा, अगर मैं sec स्क्वायर x की बात करूं, यानी कि अगर फंक्शन मेरे पास y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x है,
अभी क्या हो जाएगा, अभी ध्यान से समझना है, डोमेन जो रहेगा मेरे पास वो तो वही रहेगा जो पहले था, कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि रियल में से मैं सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं रेंज की बात करूं तो बेटा अब रेंज समझ लेना क्या होगा, माइनस की सारी वैल्यूज खत्म तो बच जाएगी पॉजिटिव वैल्यूज, और पॉजिटिव वैल्यूज बचेगी यानी कि बचेगा अपने पास 1 से लेकर इनफाइनाइट। गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो खत्म हुआ है, 0 से 1 तो पहले भी नहीं था, 0 से 1 अभी भी नहीं रहेगा, तो अभी अपने पास रेंज आएगी बेटा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आने वाली सारी वैल्यूज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट नहीं। बढ़िया, एकदम समझ आ गया, डोमेन समझ आ गया, रेंज समझ आ गया, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम। अगर यहां पे मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मैक्सिमम तो आ रहा है इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ना, और मिनिमम अपने पास आ रहा है, मिनिमम ध्यान से देखोगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 1, मैक्सिमम आ गई इनफाइनाइट, डोमेन आ गया, रेंज आ गया, ग्राफ के बेसिक समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ आ गया तो सर बढ़ जाते हैं अगले ग्राफ पे। अगला ग्राफ मेरे पास है बेटा यहाँ पर cosec x। cosec x का भी सेम फंडा चलेगा, ऑलमोस्ट सेक वाला, ठीक है। क्या चलता है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे पहुंच गए अपन 2 पाई पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अब शुरू कैसे हो रहा है समझना। cosec 0, cosec 0 कितना होगा बेटा, 1 अपॉन साइन 0। 1 अपॉन साइन 0 इसका मतलब नॉट डिफाइंड, यहां तक पहुंचेगा 1, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 1 से लेकर इनफाइनाइट, ब्रेक हुआ माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1 और -1 से माइनस इनफाइनाइट, फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ अपने पास, ये कार्टेशियन प्लॉट पे अपन ने सारे पॉइंट्स प्लॉट करे। इनफाइनाइट से 1 आपने जब टेबल बनाई है तो आपको दिख रहा है कि सर cosec 1 जो हो रहा है, cosec 0 जो हो रहा है वो नॉट डिफाइंड है, और cosec 90 जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो 1 से इनफाइनाइट से 1, फिर 1 से इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -1 और -1 से माइनस इनफाइनाइट। मतलब मेरे को समझ आ गया क्लियरली कि सर ना cosec थीटा भी 1 से -1 के बीच में नहीं आता, या तो 1 और 1 से बड़ी वैल्यू, या -1 और -1 से छोटी वैल्यू। अच्छा, अगर आप ना ध्यान से देखो कि यार cosec थीटा और sec थीटा ना दोनों ही 1 से -1 क्यों नहीं आ रहा, समझना। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा का। sin थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -1 से 1, ठीक है। अच्छा, यानी कि मेरे को समझ आ रहा है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, राइट। अच्छा, अगर पॉजिटिव वैल्यूज की बात करता हूं एक बार के लिए, है ना, तो sin थीटा क्या वैल्यू देता है, sin थीटा देता है अपने को 0 से लेकर 1 की वैल्यूज, ठीक। अगर 0 से 1 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करूंगा तो डेफिनेटली 1 से बड़ी ही तो होगी। एग्जांपल लो, 1/2 रेसिप्रोकल क्या है 2, 1/7 रेसिप्रोकल क्या 7, 13 अपॉन 15 रेसिप्रोकल क्या 15 अपॉन 13। अल्टीमेटली मुझे समझ आ रहा है कि 1 से छोटी वैल्यू यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो मुझे पता चल रहा है कि cosec थीटा हर केस में या तो 1 रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा अगर sin थीटा पॉजिटिव है। What if sin थीटा नेगेटिव है, sin थीटा नेगेटिव मतलब 0 से लेकर -1, अगेन 0 से लेकर -1 भी तो मेरे पास वही वैल्यूज है जो प्रॉपर फ्रैक्शन दे रहा है, उसका कन्वर्स, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो अगेन मेरे पास वैल्यूज आएगी जो -1 से छोटी वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये चीज मेरे को समझ आ गया और ग्राफ से और क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, ग्राफ पे क्लैरिटी ले, चलो भाई अगेन पॉइंट मार्क कर देते हैं कि सर ये जो पॉइंट जा रही है ना लाइन, इसको मान लेता हूँ शायद 1 से जा रही है और ये लाइन ना अपने पास कुछ -1 से जा रही है। अब इसका ग्राफ बना दो, ठीक है भाई। इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, 0 पे शुरू हो रहा है, कहां से, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से कहां पे आ रहा है, 90 होते होते π/2 होते होते 1 पर आ गया, फिर 1 से इनफाइनाइट पे चला गया, मतलब फिर ये चला गया, तो ऐसा u बन गया। अच्छा, फिर अपने पास ब्रेक हुआ कहां पर, पाई पर, और इनफाइनाइट से चला गया माइनस इनफाइनाइट से -1 और -1 से माइनस इनफाइनाइट, और फिर आगे भी अगर मैं देखूंगा तो सेम ये यू शेप ना बनती रहेगी अलग अलग बार बार। नेगेटिव डायरेक्शन में भी यही चलेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में भी यही चीज चलता रहेगा लास्ट तक। इसका मतलब मुझे समझ आ गया, ये सब मैं हटाता हूं, समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। तो अभी अपने को समझ आ रहा है कि ग्राफ ना कैसा बन रहा है। ये बना अपने पास 0 से लेकर पाई, ये बना पाई से लेकर 2 पाई, फिर अपने पास बनेगा 2 पाई से लेकर 3 पाई, और फिर 3 पाई से लेकर 4 पाई, एंड सो ऑन विल कीप गोइंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनके बीच में वैल्यू नहीं आ रही, मतलब वही बात आ गई कि सर 1 से -1 नहीं आएगी, या तो 1 और पॉजिटिव आएगी या -1 और नेगेटिव आएगी। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं लिखता हूं वापस से, मेरे पास फंक्शन है
y इज इक्वल टू कॉसेक x। अब बताओ सर डोमेन, डोमेन मतलब रियल वैल्यूज माइनस वो वैल्यूज जहां पे बनता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बन रहा है सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई, दैट इज r माइनस एन पाई। बहुत बढ़िया। अगर रेंज की बात करें, रेंज अपने पास आ रही है बेटा कहां से कहां तक, रेंज नेगेटिव, वही जो सेक की थी एग्जैक्टली सेम, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, और आई कैन से रियल वैल्यू माइनस, और आई कैन से रियल वैल्यू -1 से लेकर 1। ये अपने पास आ गया डोमेन। अब डोमेन आ गया अपने पास, रेंज अपने पास आ गया। अब अपने पास अब नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को कि किस किस क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ अपने को इंक्रीजिंग नेचर शो करा। अब इंक्रीजिंग देखो, फर्स्ट में डिक्रीज, सेकंड में इंक्रीज, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में डिक्रीज। मतलब एक तो इंक्रीज हो रहा है सेकंड के अंदर, एक इंक्रीज हो रहा है थर्ड के अंदर। तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, डिक्रीज कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बेटा, ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीज हो रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ जा रहा है डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा हुआ। मतलब पॉजिटिव कहां पे, इंक्रीजिंग कहां पे समझ आ गया, डिक्रीजिंग कहां पे समझ आ गया, डोमेन, रेंज, मैक्सिमम, मिनिमम, सारा कुछ क्लियर, ग्राफ क्लियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर, कार्टेशियन प्लेन क्लियर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर होगा तो भी वही है, ऑलमोस्ट सेम चलेगा। मतलब अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x, सर क्या क्या बताना है? सर बताओ डोमेन, डोमेन क्या बनेगा? डोमेन वही तो बनेगा जो कॉसेक का था। इसका मतलब रियल में से वो सारी वैल्यूज जहां पे फंक्शन मेरा बन रहा था नॉट डिफाइंड, मतलब r माइनस एन पाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है रेंज। रेंज क्या बनेगा अपने पास? -1 तो खत्म और बचा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब आई कैन से कि मैक्सिमम वैल्यू विल बी इनफाइनाइट एंड मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। ये अपने पास आ गया सारी कुंडली कॉसेक स्क्वायर x की। क्लियर है? देखो बेटा ना, एक चीज ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा ध्यान करना कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको बोलता हूँ थैंक यू, है ना, जनरली बोलता हूँ, है ना, मैक्सिमम टाइम बोला है। वो थैंक यू बोलने का रीजन ना ये नहीं कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, उसका मेन रीजन ये होता है कि सर आपने, बच्चा लोग, आपने मेरी ना हैंड राइटिंग बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, तो हैंड राइटिंग बर्दाश्त करते रहो, मेरा थैंक यू सुनते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, तो इसमें ना ज्यादा सोचने करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना है वो करते रहो। बढ़िया। तो अभी अपन ने जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो सारे कर लिए, साइन से लेकर कॉसेक तक, सबका ग्राफ, डोमेन, रेंज, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपन ने करी। अब ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है उसमें सब कुछ कवर हो गया, अब जितना कुछ एक्स्ट्रा वो अपन क्वेश्चंस के थ्रू करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन अपने को दे रखा है साइन थीटा कॉसेक थीटा 2 दे रखा है। पूछा अपने से साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शंस कुछ इस फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक, मेरे को सबसे इजी क्या दिख रहा है कि मैं एक काम करता हूं, पहले क्वेश्चन लिखा मैंने वापस, क्वेश्चन अपने को दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। बढ़िया, मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर। अच्छा, ब्रैकेट ओपन किया तो बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज 4। बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, शायद यही चाहिए अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 साइन इंटू कॉसेक। अच्छा, साइन इंटू कॉसेक कितना भाई? कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, बचा 2 को ट्रांसपोज किया, सबट्रैक्ट किया, दिस इज इक्वल टू 2। यही अपना आंसर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मार्क कर दे, कर दो, ये आ गया आंसर। एकदम आसान, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा तरीका। बोले सर ये लॉजिक ना अगर दिमाग में ना आए तो क्या करें? पहले तो आना चाहिए, है ना, नहीं आए तो प्रैक्टिस करो, उसके बाद भी नहीं आए तो ये तो पता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मैं ये कर सकता हूं। दूसरे तरीके से अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या करें? इसको पहले तो स्पेस बनाएंगे, बना दिया स्पेस, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? मैं मान लेता हूं साइन एक्स एक्स है, साइन थीटा को एक्स माना तो एक्स,
अगर साइन थीटा को मैंने x कंसीडर किया तो आ गया x प्लस कॉसेक थीटा दैट इज 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर एलसीएम लोगे तो बन जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फर्दर सॉल्व किया तो अपने पास आ रहा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। फर्दर सॉल्व किया तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बना सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कौन सा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 मतलब sin x इक्वल टू 1, cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 विच इज अगेन 1। तो मेरे को समझ आ गया कि सर sin x भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, cos x भी कितना आ रहा है, cos x भी 1 आ रहा है। अगेन थैंक यू भाई हैंड राइटिंग झेलने के लिए। तो कॉसेक भी कितना आ रहा है, कॉसेक भी बेटा अपने पास आ रहा है 1, तो कॉसेक और साइन दोनों 1 आ रहा है, इसीलिए तो दोनों का सम 2 आ रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अगेन आंसर इज 2 ओनली। तो चाहे जिस मेथड से अभी मैं और ढूंढना चाहूंगा तो कुछ और मेथड मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रोसेस इजी, दिमाग लगाओ, जो क्लिक करे स्टार्ट कर दो और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बढ़िया, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से सुनना। द वैल्यू ऑफ साइन रेज़ टू पावर 6 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। और ध्यान से अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा आसान है, जबरदस्ती पावर 6 कर रखी है, इसका ऐसा कुछ यूज आ नहीं रहा है। रीजन देखो, यहाँ पे साइन रेज़ टू पावर 6 को वी कैन राइट एज साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3 प्लस cos रेज़ टू पावर 6 को अगेन वी कैन राइट एज cos स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ना कुछ आइडेंटिटी देखी लगेगी, अगर अपन ने साइन स्क्वायर को a मानते हैं, कॉस स्क्वायर को b मानते हैं, तो दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं काम करता हूं ये अपने पास है मल्टीप्लीकेशन में, अच्छा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कोई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 इज बेसिकली व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज आएगा नहीं। अच्छा, इसको हटा भी तो भी क्या ही है, फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा, अभी मेरे पास आइडेंटिटी, ये जो वैल्यू है इक्वेशन है एग्जैक्टली वही है जो पहले थी, कोई चेंज नहीं हुआ, 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो शायद अब आइडेंटिटी क्लियर दिखेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, किसकी आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बेटा a प्लस b का होल क्यूब। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इज साइन स्क्वायर थीटा, b इज कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका होल क्यूब की बात हो रही है। अगर इसके होल क्यूब की बात हो रही है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 पावर 3 करा, दैट विल बी 1 ओनली, और यही अपने पास है फाइनल आंसर। एकदम क्लियर, एकदम आसान। ध्यान से देख लो क्या किया अपन ने, पावर 6 था, इससे अपन ने बनाया साइन, और मेरे को यहां भी दिख रहा था कि 3 इंटू साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, 3 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो साइन रेज़ टू पावर 6 को भी साइन स्क्वायर बनाया और कॉस रेज़ टू पावर 6 को भी कॉस स्क्वायर बनाया, तो बना साइन स्क्वायर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड द आइडेंटिटी इज a क्यूब प्लस b क्यूब, a साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर, दोनों का सम 1 पावर 3, खत्म क्वेश्चन। एकदम आसान, एकदम बढ़िया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। बेसिकली साइन और cos की टर्म में अपने को वैल्यू यानी sin थीटा cos थीटा निकाल लो ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा कितना गिवन है, 4। अगर 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा दैट इज 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा गिवन है बेटा 4, यहां से मैं निकाल सकता हूं इजीली tan थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, 4/5 आया। मतलब अगर मैंने ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा क्या आएगा बेटा, अगर ये अपने पास 4x है, ये अपने पास आ जाएगा 5x, ये 4x 5x, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड कर सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 25 प्लस 16 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √41x आ गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो साइन थीटा वी कैन फाइंड, साइन थीटा इज 4/√41
and cos theta we can find cos theta is 5 upon root over 41. अब tan है, sin है, cos है, यही तो चाहिए था। इक्वेशन पूरी अपने पास जो चाहिए अपने को, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, वो अल्टीमेटली sin और cos की फॉर्म में। सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, एंजॉय द मार्क्स। बहुत बढ़िया। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा बेटा 4 अपॉन रूट ओवर 41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बेटा 5 अपॉन रूट ओवर 41 होल अपॉन 5 साइन थीटा, अगेन 5 इंटू साइन। साइन कितना आ रहा है अपने पास, अगेन 4 अपॉन रूट ओवर 41 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा विच इज इक्वल टू बेटा 5 अपॉन रूट ओवर 41। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल सा, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, ऊपर अपने पास बन रहा है यहां से 5 ऊपर अपने पास बन रहा है 20 अपॉन रूट ओवर 41 माइनस 15 अपॉन रूट ओवर 41। अपॉन में कितना अपने पास बन रहा है, अगेन सेम 20 अपॉन रूट 41 एंड माइनस में प्लस के अंदर 10 अपॉन रूट 41। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऊपर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5, 41 नीचे से कैंसिल और नीचे अपने पास आएगा 20 प्लस 10 विच इज 30, 5 अपॉन 30 दैट इज 1 अपॉन 6। आंसर डन। बहुत बढ़िया। बेसिक सी कैलकुलेशन, बेसिक सा क्वेश्चन, ना क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफिकल्टनेस थी, ना कुछ और था, ना लॉजिक लगाने की जरूरत थी। 10 की वैल्यू थी, ये क्वेश्चन मेरे को देना ही नहीं चाहिए, ज्यादा आसान हो गया, बट ठीक है चलो आ गया तो आसान क्वेश्चन भी कर लेंगे। 5 tan थीटा 4, tan थीटा आ गया 4/5, tan थीटा आया, sin थीटा फाइंड किया 4/√41, cos थीटा फाइंड किया 5/√41, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला, क्वेश्चन हो गया डन। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव किया, अगला क्वेश्चन स्टार्ट किया। बढ़िया। अब दे रखा है अपने को अल्फा, दे रखा है बेटा π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड करनी, 1/cos अल्फा, 2/cos अल्फा, माइनस 2/cos अल्फा, जो भी अपने पास आएगा। चलो चेक करते हैं। इतना अपने को समझ आ रहा है कि cos अल्फा की फॉर्म में अपने को वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन की। चलो बेटा शुरू करते हैं, ध्यान से चलें। बहुत बढ़िया। ओके, अभी सॉल्व करना है। सिंपल सा तरीका क्या दिख रहा है, या तो मैं दोनों को सेपरेटली रैशनलाइज करूं या उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा सीधा एलसीएम लेता हूं। एलसीएम लूंगा तो अपने पास आएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन अल्फा इनटू 1 माइनस साइन अल्फा, यही है एलसीएम। बहुत बढ़िया। न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस साइन अल्फा गया तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, यही होगा रूट ओवर साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा, रूट ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन अल्फा, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा खत्म, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, रूट खत्म हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा। डन। अच्छा, इसको सॉल्व किया, साइन अल्फा खत्म, 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा अपने पास कितना आ रहा है, 2 अपॉन, यहां से आ जाएगा रूट ओवर cos स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन मॉड ऑफ cos अल्फा, यही आएगा। रूट ओवर cos स्क्वायर अल्फा को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2 अपॉन मॉड ऑफ cos अल्फा। अच्छा, वैल्यू क्या चाहिए अपने को, अच्छा अल्फा दे रखा बेटा π/2 से पाई, अब उसका यूज करेंगे। π/2 से पाई के बीच में अगर अल्फा की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब बेसिक सा समझ आ रहा है कि यार ना सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, अगर cos नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा। बस यही है मेरा आंसर। एकदम इजी, एकदम आसान, कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो cos अल्फा का यूज यहां पर आया कि मेरे को नहीं पता cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, है ना, पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकता है, डिपेंडेंट ऑन किस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है। क्वाड्रेंट आ रहा है सेकंड, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ जाए आगे। देख बेटा, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसको ध्यान से देखें तो sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 1 और फाइंड करना है अपने को ऐसा कुछ, और ये सारा कुछ ना cos की फॉर्म है, cos की पावर 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और सब cos में, मतलब साइन अपने को नहीं चाहिए। तो क्या करें, सारा साइन खत्म करें। सारा साइन खत्म करने के लिए आई कैन डू दैट 1 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, यहां से रखते हैं अपन साइन
x प्लस साइन क्यूब x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कर सकते हैं चीज डन। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से अपन एक काम करते हैं, साइन x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। यहां तक कोई चैलेंज नहीं। अभी एक तो ये साइन स्क्वायर है जो नहीं चाहिए, ये साइन है जो नहीं चाहिए, क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं अपन बेटा साइन x इनटू, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस, और साइन स्क्वायर इज व्हाट, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, एक स्टेप खा गया, मैं समझा दिया। साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, रिप्लेस करेंगे 2 माइनस कॉस स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू बेटा कॉस स्क्वायर x। देन अब ये साइन स्क्वायर तो खत्म, लेकिन ये साइन बचा है, और साइन को कॉस में अभी तक की नॉलेज के हिसाब से मैं कर नहीं पाऊंगा, तो क्या करें, अभी कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर बनाऊं। साइन स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अभी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर x इंटू, यहां अपने पास बन जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम कॉस रेज टू पावर 4x। बढ़िया। अब ये साइन स्क्वायर है जिसको अपन इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो बेटा कर दो। साइन स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर को लिखते हैं बेटा, साइन स्क्वायर को लिखते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इनटू, इसे ओपन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 4x माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 4x। एकदम सिंपल। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद बेटा इधर से क्या निकल के आएगा, अपने पास आएगा 4 प्लस cos रेज टू पावर 4x माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos रेज टू पावर 6x प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू cos रेज टू पावर 4x। ये सारा कुछ जो अपने पास आया था सबको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब तो खत्म हो चुका है क्वेश्चन, कुछ खास बचा नहीं। cos रेज टू पावर 6x अपने को चाहिए, अच्छा सिंपलीफाई करते हैं, यहां से अपने पास क्या आएगा cos रेज टू पावर 4x, फिर cos रेज टू पावर 4x, तो अपने पास टोटल हो गया 5 टाइम्स ऑफ cos रेज टू पावर 4x। एक cos रेज टू पावर 4x खत्म करेंगे तो बचेगा 4 टाइम्स ऑफ cos रेज टू पावर 4x। अगेन प्लस में अपने पास बचा यहां से cos रेज टू पावर 6, कितना बचा है cos रेज टू पावर 6, तो माइनस cos रेज टू पावर 6x, और कुछ बचा है, एक बच रहा है cos स्क्वायर यहां पे, एक बच रहा है cos स्क्वायर, तो माइनस cos स्क्वायर माइनस 4 दैट इज माइनस 8 cos स्क्वायर x। यहां तक ध्यान रखना, ये अपने पास टर्म आ गई थी, अब नई इक्वेशन यहां से, नई स्टेप यहां से अपने पास आ रहा था। अब अपने पास cos स्क्वायर खत्म हो चुका है सारा कुछ, cos क्यू 6 खत्म हो चुका है, cos स्क्वायर खत्म हो चुका है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइन क्या करना है, फाइन अपने को करना है बेटा यहां से शुरू होगा, मतलब cos रेज टू पावर 6 से ये पॉजिटिव, तो सबको कर दो उस साइड ट्रांसपोज। अगर सबको ट्रांसपोज किया तो बेटा अपने पास आ जाएगा cos रेज टू पावर 6x प्लस 8 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos की पावर 4x इज इक्वल टू 4 वहीं रखे रहने दिया, और यही अपने को चाहिए था पावर 6 माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos रेज टू पावर 4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x एंड इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 4, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, ध्यान से देखो हुआ क्या, मैं फटाफट से बता रहा हूं। साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, इधर बन गया cos स्क्वायर, यहां से साइन कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक, साइन स्क्वायर हटाना है तो इसे रिप्लेस कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर से, बाकी सब ऐसे कैसे रखा। अब बचा ये साइन, इस दुश्मन को हटाएं, साइन को क्या कर सकते हैं, हटाने के लिए साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये बन गया साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ गया cos रेज टू पावर 4x। अच्छा, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो कॉमन थे सबको सॉल्व करा, फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू, और एक्चुअल में वही इक्वेशन आ गई जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, और आंसर आ रहा बेटा 4 के इक्वल, दैट इज आंसर इज 4 ओनली। अगेन बढ़िया, कुछ नहीं था, क्वेश्चन एकदम आसान था और बहुत आसानी से हो भी गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। अपने को देखा फॉर विच रियल वैल्यू ऑफ x एंड y द इक्वेशन sec स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy प्लस अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। अपने को चाहिए x और y की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन अपने पास निकल के आए।
इतना सा क्वेश्चन एकदम आसान सा, क्या करें? देख sec स्क्वायर थीटा दे रखा है, sec स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे को पता है, अभी अपन ने पढ़ा उसका डोमेन है रेंज, मुझे पता है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1, मैक्सिमम जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक, मिनिमम 1 मैक्सिमम जाएगी इनफाइनाइट तक, मतलब 4xy, यानी कि मैं बोल सकता हूं दैट यार sec स्क्वायर थीटा हमेशा 1 या 1 से बड़ा है। बढ़िया, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी बेटा 1 या 1 से बड़ा होगा। बढ़िया, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमेशा स्मॉलर और इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ xy से होगा। अच्छा इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज लेस देन इक्वल टू 4xy आया। अच्छा इससे सिंप्लीफाई किया तो अपने पास बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, 4xy इधर आया, माइनस हो गया, प्लस माइनस से खत्म होने के बाद बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड विच इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके बेटा, अगर मेरे पास आ रहा है कि यार x माइनस वाई होल स्क्वायर 0 या 0 से स्मॉलर है, तो पहला पॉइंट कभी नेगेटिव पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सिंगल पॉसिबल वैल्यू है कि यार x माइनस वाई ना 0 हो जाए, और x माइनस वाई 0 हो जाए, इसका मतलब y किसके इक्वल आ जाए, x के इक्वल आ जाए। इसके अलावा किसी भी को पॉसिबल केस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब x मस्ट बी इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन हो गया खत्म, एकदम क्लियर, आसान, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा अपन ने क्या दिमाग में लगाया कि यार sec स्क्वायर दे रखा है, मतलब दिस नीड टू बी पॉजिटिव और 1 और मोर देन 1 और मोर देन 1। स्टार्ट करा, धीरे धीरे निकल के अपने पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 एक केस, कब केस, जब x और y बेटा अपने पास आ गया इक्वल। बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, अरेंज sin 1 sin 2 sin 3 इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, साइन बड़ा कौन सा है। ठीक, अब ध्यान से समझना, मिस्टेक नहीं करना भाई। अगर मेरे को साइन 1, 2 और 3 तीनों डिग्री में गिवन होता, यानी कि ऐसा होता कि सर ना ये साइन 1 डिग्री है, साइन 2 डिग्री है, साइन 3 डिग्री है। ठीक, तीनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा नेचर शो करता है, इंक्रीजिंग नेचर शो करता है, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन एक्स बढ़ेगा। यानी कि अगर ये डिग्री में होता है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, अगर ऐसा होता तो, है ना, अभी है नहीं, होता तो कि साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री और साइन 3 डिग्री को अपन ने करना है कंपेयर, कर दे, बढ़िया कर दो। अगर इसे कंपेयर करना चाहेंगे तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, साइन 1 डिग्री जो स्मॉलर होगा साइन 2 डिग्री से, और वो स्मॉलर होगा साइन 3 डिग्री से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो अपने पास आ जाएगा 1, 2 एंड 3, खत्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट व्हाट इफ कि अपने पास ये डिग्री ना गिवन हो। अगर डिग्री ना गिवन है, इसका मतलब मैंने समझाया भी था बेटा, बाय डिफॉल्ट होता है रेडियन। अगर एंगल के साथ डिग्री नहीं गिवन तो मान लो कि वो रेडियन है, ठीक है, या तो रेडियन गिवन होगा कि सी की फॉर्म में गिवन है, बट ना गिवन हो तो भी क्या है, रेडियन है। मतलब मुझे समझ आ रहा है, दिस इज साइन 1 रेडियन, साइन 2 रेडियन, साइन 3 रेडियन एंड वी नीड टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, अब कंपेयर करो। अब कंपेयर कैसे करें, फंस गए यहां पर, है ना, फंसे कैसे, साइन 1 नहीं फंसते, निकल जाते भाई, मैथ्स में कभी फंसते हैं ही नहीं। साइन 1 रेडियन का मतलब अप्रोक्सीमेट, मुझे पूरी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो साइन 1 रेडियन, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू बेटा साइन 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। 296 लो, 3 लो, फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, है ना, बड़ी छोटी तो चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी है। तो साइन 1 रेडियन है साइन 57.3 डिग्री। अच्छा बढ़िया, साइन 2 रेडियन इज इक्वल टू साइन 57.3 into 2 which is 104.6 डिग्री। अच्छा साइन 3 रेडियन will be equal to sin, अब 57.3 into 3 that will be equal to 171.9 डिग्री अप्रोक्सीमेटली।
ठीक, अब मैं इनको कंपेयर करना चाहूं, आई कैन नॉट कंपेयर। क्यों नहीं कंपेयर कर सकता? बिकॉज ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दोनों है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और मैंने बोला था अगर कंपेयर करना है तो यू नीड टू ब्रिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स इन सेम क्वाड्रेंट ओनली। या तो सबको सेकंड में ले जा या सबको फर्स्ट में ले जा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। आसान, मेरे को हमेशा ये लगता है, बच्चे को भी हमेशा लगता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको लाना आसान होता है, 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस बड़े अच्छे से आता है, तो वही प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है, फर्स्ट अपने पास कितना रहा? ये तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसे छेड़ना जरूरत नहीं है। ठीक, अब एक काम करो, साइन 114 को छेड़ते हैं, तो साइन 114.6 डिग्री। अब बेटा 90 प्लस मत करना, 90 प्लस करते कॉस बन जाएगा। कॉस और साइन को कंपेयर नहीं करना, साइन साइन को कंपेयर करना ज्यादा आसान होता है, तो इसे साइन में लेके आना। इसको मतलब आई कैन राइट दिस एज साइन पाई यानी कि 180 माइनस 114.6 डिग्री। होगा ये चीज सिंपल, होता ही अपने को पता है साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा क्या बनेगा अपने पास? साइन 180 माइनस 114, 180 माइनस 114 बेटा अपने पास आ रहा है 60, कितना? ये हो जाएगा अपने पास 65। अभी अपने पास 115, 20, 60, 80, बढ़िया, परफेक्ट चल रहा है। तो अपने पास आ गया अप्रोक्सीमेट 65.4 डिग्री, बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन। अब नेक्स्ट अपने पास है 171.9 डिग्री। अच्छा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू अगेन साइन 180 माइनस 171.9 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ व्हाट? 180 माइनस 171.9, दैट इज 8.1 डिग्री। अब तीनों ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और ये तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा नेचर शो करता है? इंक्रीजिंग नेचर, मतलब x बढ़ेगा साइन x बढ़ेगा, x घटेगा साइन x घटेगा। अच्छा, तो यहां पे मुझे दिख रहा है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? साइन 8.1। इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि साइन 8.1 इज स्मॉलेस्ट। इससे ग्रेटर कौन सा होगा? दोनों में से जिसके एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब नेक्स्ट विल बी साइन ऑफ 57.3 डिग्री, एंड द लास्ट इज साइन ऑफ 65.4 डिग्री। मतलब साइन 8.1 के था, साइन 8.1 था बेटा साइन 3, तो यहां से अपने पास आ गया साइन 3। देन अपने पास था साइन 1, फिर अपने पास था साइन 2 रेडियन के अंदर, और ये अपने पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से देख लो, एकदम आसान और इंपॉर्टेंट, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन। करना क्या था बेटा? साइन 1, 2, 3 को कंपेयर करना था। पहला पॉइंट तीनों रेडियन में, रेडियन में तो सबको कन्वर्ट किया डिग्री के अंदर, डिग्री में कन्वर्ट किया साइन 1 को, साइन 2 को, साइन 3 को। अब जब कन्वर्ट किया तो मुझे दिख रहा है ना सब अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर, कोई फर्स्ट में है बाकी दो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सबको इजी करने के लिए सबको कहां ले आए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी था, बाकी दोनों को साइन 180 माइनस थीटा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए। अब जब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वी कैन इजीली कंपेयर। कैसे कंपेयर? जिसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे साइन x की वैल्यू बढ़ रही है, और यहां से मुझे मिला साइन 3 स्मॉलेस्ट, देन साइन 1, और लास्ट में साइन 2। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा, सेम चीज cos 1, cos 2, cos 3 को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये भी कर दो सर। अब cos 1, cos 2, cos 3 ज्यादा लोड तो है नहीं, वहीं तक आ चुके वापस से साइन, ओके, cos है ना, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, cos 57.3 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास था किसके इक्वल? दिस इज इक्वल टू cos 1। अच्छा, नेक्स्ट अगर cos 2 की बात करूंगा तो किसके इक्वल आ रहा है बेटा? ये आ रहा है cos 114.6 डिग्री। लास्ट अपने पास आ रहा है cos 3, एंड दिस इज इक्वल टू cos 171.9 डिग्री। क्वेश्चन खत्म, ठीक, पॉइंट यहां पे खत्म। अब चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है बेटा नेगेटिव, है ना, कॉस होता है नेगेटिव, पहला पॉइंट। और उसकी भी जरूरत नहीं, नेगेटिव भी छोड़ो। मेरे को इतना पता है कि अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इतना तो पता है कि तीनों में से सबसे बड़ा ना cos 1 है। क्यों? क्योंकि वो इकलौता पॉजिटिव है, बाकी दोनों ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है। तो लार्जेस्ट मुझे समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा तो सर ना cos 1 है, इसको तो पक्का कर दो, ठीक। अब कंपेयर कर लो cos 2 एंड cos 3, दोनों कहां लाई कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में याद करो बेटा, cos का ग्राफ ना ऐसे बन रहा था,
कॉस का ग्राफ यही बन रहा था। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहां से यहां तक, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ ना डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा था। डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है मतलब x बढ़ाओगे एंगल घटेगा, x बढ़ाओगे एंगल घटेगा। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। इसका मतलब जिसमें एंगल बढ़ा वो वैल्यू छोटी। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है मेरे को कि cos 114 इज ग्रेटर देन cos 171, यानी कि cos 2, इसका मतलब cos 2 ग्रेटर है बेटा cos 3 से, और cos 1 जो है वो दोनों से ग्रेटर है क्योंकि वो तो पॉजिटिव था, तो आंसर मेरे को क्लियर मिल गया, दिस इज लेस देन cos 1। cos 1 सबसे बड़ा, फिर cos 2, फिर cos 3। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है हर बार आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आओ, कई बार आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसा मैंने यहां पे किया। कैसे किया ये एकदम क्लियर। दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीजिंग नेचर शो करता है, x बढ़ेगा cos x घटेगा, x बढ़ेगा cos x घटेगा। तो मतलब cos 3 छोटा है cos 2 से, तो cos 3 देन cos 2, और सबसे पहले cos 1 था ही बिकॉज इकलौता पॉजिटिव वैल्यू था वहां पर। नेक्स्ट अपने पास आता बेटा 10 का, यानी कि अरेंज 10 1 10 2 एंड 10 3 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बेटा ये क्वेश्चन बनता है होमवर्क क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं सेम टाइप के, मिस्टेक होनी नहीं चाहिए वरना बहुत पिटाई होनी है, ठीक। और अगेन ये डिग्री में नहीं है, रेडियन के अंदर है। तो अब ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है। पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छे से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और फिर अपन आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का प्रोसीड करेंगे बेटा। तो ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।